हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट सेकंड में स्टडी करेंगे द्वितीय संक्रमण श्रेणी के आवर्ती तत्वों का जनरल स्टडीज़। इसमें हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ को तो हमने पहले बहुत ही अच्छे से समझ लिया था। अब हम इसमें ले रहे हैं सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ की फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम आराम से इसमें स्टडी करेंगे। तो इसमें देखिए कि एक्चुअल में यह श्रेणी में है क्या। द्वितीय संक्रमण श्रेणी जो है वह आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में देख रहे हैं हम स्ट्रोंशियम के बाद यट्रियम से, है ना, ये यट्रियम से स्टार्ट हो रही है। और उसके बाद और जो थर्ड संक्रमण श्रेणी है वह किस में आती है, आपके छठे आवर्त में बेरियम के बाद लैंथनम से, वो हम नेक्स्ट देखेंगे। और इस श्रेणी में हम क्या करते हैं, इसका क्या इम्पोर्टेंस है कि इसमें आपके 4F कक्षक भी इन्वॉल्व हो जाता है। इस कारण लैंथनम के बाद 14 तत्वों की, देखिए उसमें 14 एलिमेंट्स होते हैं, ऐसी श्रेणी आती है जिसके तत्वों में 1 से लेकर 14 F इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। ये 4F इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स अपने वहाँ यूज़ में आ जाते हैं। और लैंथनम के बाद आने वाली 14 जो एलिमेंट्स है उस श्रेणी को हम क्या कहते हैं, लैंथनम या लैंथनाइट श्रेणी कहा जाता है। और संक्रमण तत्वों की तृतीय श्रेणी के स्वरूप को बनाए रखने के कारण हमने क्या किया, उस पूरे कॉम्बिनेशन को एक अलग से आवर्त सारणी में स्पेस दे दिया, जिसको हम लैंथनाइड एंड एक्टिनाइड के रूप में जानते हैं। अब आज हम इसमें सबसे पहले लेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसा कि हमने देखा कि इसमें अपने क्या आएगा कि इसमें अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में d ऑर्बिटल्स हैं। तो जो लैंथनम वाली श्रेणी थी उसमें F शामिल हो रहे थे, तो इसमें अपने d ऑर्बिटल तक ही रहेगा। तो यह आपके यट्रियम से स्टार्ट हो रही है जिसका परमाणु क्रमांक 39 है। और इसका जब कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं तो 4D1 से 5s2 से पहले वाले जो भी विन्यास है वह क्रिप्टॉन जो उत्कृष्ट गैस है उसका विन्यास है। तो इसके बेस पे इसके कॉन्फ़िगरेशन को हम कैसे लिख पा रहे हैं कि यट्रियम इक्वल्स टू क्रिप्टॉन 4D1 5s2, है ना। फिर देखिए जिरकोनियम में 4D2 5s2, नायोबियम में 4D3 5s2, एक एक इलेक्ट्रॉन देखते जा रहे हैं आप, बढ़ता जा रहा है। मॉलिब्डेनम में आपके ये देखिए इसमें स्पेशल केस आ रहा है मॉलिब्डेनम के केस में कि इसमें अर्धपूरित विन्यास को स्टेबल करने के लिए S में भी आधा हो गया और D में भी आधा हो गया, है ना, अर्धपूरित विन्यास हो गया। अब इसमें जैसे और आगे बढ़ते जा रहे हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन की d ऑर्बिटल में वृद्धि होती जा रही है। और सिल्वर में आके आप देखिए कि इसमें पूर्ण पूरित विन्यास को प्राप्त कर लिया D के केस में, और अर्धपूरित विन्यास आपके 5s के केस में हो गया। और कैडमियम में तो कम्प्लीटली इसका सारे ऑर्बिटल्स फिल हो गए इलेक्ट्रॉन से। तो यह सब इसी वजह से है कि इसकी अधिकतम स्थायित्व को शो करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता ही रहता है, जो हमने फर्स्ट ईयर में ये इलेक्ट्रॉन भरने के जो नियम थे ऑफ-बो प्रिंसिपल और होल्ड वाले, उनमें अच्छे से देखा है। अब देखिए इन्हीं बातों को इसने अच्छे से एक्सप्लेन आगे किया है कि आपके जो इस श्रेणी में मॉलिब्डेनम जो 42 पर था वह सिल्वर 47 के विन्यास में, वही जो बात हमने करी, अर्धपूर्ण व पूर्ण भरे हुए कक्षकों के अधिक स्थायित्व के कारण उसमें S में 1 इलेक्ट्रॉन 4D कक्षक में आ जाता है। और तृतीय संक्रमण श्रेणी के जो तत्व थे उसमें प्रथम सदस्य लैंथनम के बाद जो आपने पहले देखा 14 ऐसे तत्व आते हैं जो आपके लैंथेनाइट्स होते हैं, और उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, वही क्रिप्टॉन का, और 5D1 6s वाला कॉन्फ़िगरेशन इसमें आएगा। अब इसमें देखिए 5D कक्षक में इलेक्ट्रॉन के आते ही 4s कक्षकों का ऊर्जा स्तर इनसे कम होता है, जिससे हम देखते हैं कि आगे आने वाला जो इलेक्ट्रॉन है वह 5D में न जाके 4f में जाने लगता है, ठीक है ना। और
साथ ही 57वां इलेक्ट्रॉन भी 5d से 4f में चला जाता है। तो आपके सीरियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा, ये देखो 4f वाला है ना। तो इसके बाद आने वाले सभी जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे सीरियम के बाद वह f ऑर्बिटल में भरे जाएंगे जब तक कि इसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो जाते। और आवर्त सारणी में इन तत्वों को लैंथेनम के तुरंत बाद में रखा जाए तो 14 तत्व जो आते हैं वो और आगे खिसक जाएंगे। ये बात तो ठीक ही है, जिससे क्या हो जाएगा, अपने टेबल का फॉर्म चेंज हो सकता है। तो उससे बचने के लिए इसमें क्या किया गया कि इनको एक अलग ही ग्रुप बना के रख लिया गया है ना। तो ये देखिए, हम इसकी अलग वाली जो श्रेणी है उसको हम यहाँ समझ रहे हैं कि लैंथेनम के बाद हैफनियम डायरेक्ट 57 के बाद में 72 वाला आ गया। तो तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम इस तरह से समझ रहे हैं। देखो, जो लैंथेनम है उसमें आपके अभी तक सिर्फ d ऑर्बिटल है, जबकि इसके बीच में डायरेक्ट हैफनियम आ गया। उसमें आपके क्सीनॉन वाला आ गया कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि इसमें 14 एलिमेंट्स और आ गए और इसमें 4f में इलेक्ट्रॉन फिल होने लग गए। और इस तरह से आपके आके मरकरी तक का इसका कॉन्फ़िगरेशन अपने यह 4f में ऑर्बिटल फिल किए गए। अब इस प्रकार हम कहते हैं कि इसका जो कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वह द्वितीय संक्रमण श्रेणी में आपके क्रिप्टॉन 4d 1 to 10 एंड 5s2 होता है। जबकि लैंथेनम के अतिरिक्त जो बाद के तृतीय श्रेणी में आते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या आएगा, जीनॉन आएगा, है ना। शुरू में तो अपने क्रिप्टॉन तक चल रही थी और बाद में 14 आने की वजह से जीनॉन 4f14 एंड 5d 1 to 10 एंड 6s 1 to 2 तक का इसमें आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसके मेटेलिक गुण को हम स्टडी करते हैं। तो समस्त संक्रमण धातु जो होती हैं वह मेटेलिक या धात्विक होते हैं। उनमें ऊष्मा और विद्युत की चालकता, धात्विक चमक, कठोरता, मजबूती, मरकरी लिक्विड है, तथा डक्टिलिटी यानी कि पीटने पे वह फैल जाते हैं, ऐसा गुण उसमें पाया जाता है। और इनके कई मिश्र धातुएं भी बनाई हुई है। नेक्स्ट इसमें आता है कि उनकी परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्था। डी कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण इनकी परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती हैं। ये तत्व +2 ऑक्सीकरण अवस्था से +8 ऑक्सीकरण अवस्था तक शो करते हैं। देखिए, क्योंकि जब हमने डी ब्लॉक की स्टडी करी थी तो उसमें हमने देखा था 2 + 2 to 5 तक थी, है ना, और 6 7 तक भी थी मैग्नीज में। तो उसमें ये परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्था शो करने का इसके पीछे लॉजिक यही है कि उसमें जो डी ऑर्बिटल्स हैं उनकी और एस ऑर्बिटल्स की एनर्जी लगभग सेम होती है, जिस वजह से एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन उसमें से रिमूव करके स्टेबिलिटी को गेन करते हैं। इसलिए इसमें अलग अलग टाइप की ऑक्सीकरण अवस्थाएं पाई जाती हैं। अब है इसमें कॉम्प्लेक्सेशन या संकुलन। समस्त तत्व जो हैं कई स्थायी संकुलों का निर्माण करते हैं। ये दोनों श्रेणियों के प्रथम 4 तत्व हार्ड एसिड के साथ सर्वाधिक स्थायी संकुल बनाते हैं। इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, अल्फा वर्ग या एक्सेप्टर कहते हैं। जबकि अंतिम 4 जो हैं वो सॉफ्ट एसिड के साथ स्थायी बंध बनाते हैं, तो इन्हें हम बीटा वर्ग के एक्सेप्टर कहते हैं, है ना। ये देखिए, शुरू के ये जो आपके थे 4, ये तो अल्फा वर्ग के एक्सेप्टर, पीछे वाले जो होते हैं वो सॉफ्ट एसिड के साथ बनाते हैं तो इन्हें बीटा वर्ग, और जबकि मध्य वाले मध्यवर्ती गुणों के होते हैं इसलिए इन्हें अल्फा बीटा वाले वर्ग के भी कहा जाता है। अब इसमें आती है परमाणुीय व आयनिक त्रिज्याएं। किसी भी संक्रमण धातु में जब हम देख रहे हैं कि बाएं से दाएं जाते हैं तो उनके मध्य सहसंयोजक त्रिज्या के मान में कमी आती है ना, और उनकी अंत में उसमें हल्की सी वृद्धि हो जाती है। तो ये त्रिज्या वाला इसमें लेंथेनाइट संकुचन की वजह से इसमें इसके त्रिज्याओं में डिफरेंस आ जाता है। और इसमें कि वो इस वजह से होता है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन भीतरी कोशों में बढ़ते जाते हैं, जिससे नाभिक में प्रोटॉन की संख्या तो बढ़ती है, लेकिन भीतरी इलेक्ट्रॉनों के परिरक्षण के कारण
बाह्य इलेक्ट्रॉनों पर नाभिकीय आकर्षण बल उतना प्रभावी नहीं रह पाता जितना कि S और P पर होता है ना। तो इसी वजह से क्या होता है, रुबिडियम से स्ट्रोंशियम और सीजियम से बेरियम तक जाने में सहसंयोजक त्रिज्या के मान में 0.25 व 0.37 तक की ही कमी होती है, जबकि इसके एकदम बाद आने वाले तत्वों में 0.17 और 0.1 एंगस्ट्रॉम का ही डिफरेंस होता है। इसी तरह से हम देखते हैं आवर्त सारणी में जब हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो इसमें आकार में वृद्धि होती है, लेकिन द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणी में ऐसा जनरली नहीं होता। यह है हमारा लेंथेनाइट संकुचन की वजह से इसमें आता है, क्योंकि 14 प्रोटॉन के आ जाने से उसमें 14 इलेक्ट्रॉन बहुत भीतर होते हैं वो F में, तो इस कारण इतना परिरक्षण नहीं पड़ पाता और तृतीय संक्रमण श्रेणी में नए कोश होने के कारण उसमें उतनी वृद्धि नहीं हो पाती जितनी कि अपेक्षित है। अब इसमें इसकी घनत्व को देखा गया है कि अपने पड़ोसी वर्ग की तुलना में संक्रमण तत्वों के घनत्व अत्यंत उच्च होते हैं, है ना। इसका भी कारण लगभग वही है कि इनके जो घनत्व का जो मान है वह इसमें यहाँ तक आएगा कि इलेक्ट्रॉन्स की जो फिलिंग है वह इसमें कहाँ तक होती है, इनर टू इनर ऑर्बिटल n